हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग आरओ प्रीलिम्स एग्जाम 2014 की जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी साथियों, उसके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 44 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। प्रश्न संख्या 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है। तो हमको बताना है कि रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कौन सा कहलाने योग्य है। तो वो होगा 2005 से लेकर 2015। क्या साथियों? 2005 से 2015 के बीच का दशक, ये आपको ध्यान देना है। तो है क्या, आइए इसको समझते हैं। तो साथियों, रोजगार विहीन वृद्धि का दशक, इसका तात्पर्य क्या है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर तो इसमें बढ़ता है, लेकिन रोजगार के अवसर, जो रोजगार है इसके जो अवसर है, रोजगार का क्या है साथियों, अवसर है, वो उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती है। तो इसी को कहते हैं रोजगार विहीन वृद्धि का दशक, 2005 से 2015। नेक्स्ट है कि भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से। अब साथियों, 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से। प्रश्न संख्या 47 में क्या पूछा गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नगरीय जनसंख्या यानी कि शहरी जनसंख्या, नगरी को ही क्या कहते हैं? शहरी जनसंख्या, यानी कि शहर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 2011 की जनगणना की बात की जा रही है, तो 31.2%, यानी कि उस जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 31.2% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? नगरों यानी कि शहरों में। अब सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा? तो वो हिमाचल। सबसे अधिक ग्रामीण का प्रदेश, जनसंख्या वाला प्रदेश हिमाचल। और सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता दिल्ली, यानी कि राजधानी दिल्ली में पाई गई थी। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या पूछा गया है साथियों। प्रश्न संख्या 48। अब देख सकते हैं आप कि अब पॉलिटी का प्रश्न है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसका प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 48 है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे कौन से हैं? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है? तो बड़ा आसान प्रश्न है, 14 से 18 आप पढ़े होंगे। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार इसे कहते हैं, समानता का या फिर समता का। भाग 3 में है, किसमें? भाग 3 में है, अनुच्छेद 14 से 18। 14 में कहा गया विधि के समक्ष समानता, कानून के समान के समक्ष सभी समान है। 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये समानता है। 15 में है। 16 में लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत है। साथियों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान को उधार की कैंची भी कुछ विद्वान द्वारा कहा गया है, यानी कि कई सारी अवधारणाएं अलग अलग देशों से ली गई है। मौलिक कर्तव्य हुआ, नीति निर्देशक तत्व हुआ, मौलिक अधिकार हुआ, विधि के समक्ष समानता, तो ये सब अलग अलग देशों से ली गई है। विदेशी स्रोत आप पढ़े होंगे, अवश्य पढ़े होंगे। तो इस प्रश्न में मौलिक अधिकार के बारे में बताया, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? तो यह अमेरिका के संविधान यानी यूएसए के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। इसकी एक आपको ट्रिक क्या है साथियों, कंपेयर करेंगे, आप भूलेंगे नहीं। कहां से लिया गया? अमेरिका से। तो हम लोग कैसे याद किए थे? मौलिक अधिकार, तो अ से अधिकार, अ से अमेरिका, ऐसे करके याद रखेंगे, भूलेगा नहीं, क्योंकि मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, वो रूस से है। तो मौलिक अधिकार, जब भी अधिकार आएगा, अधिकार का नाम आएगा अ से अधिकार, अ से अमेरिका, अ से अधिकार, अ से अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप देख सकते हैं व्याख्या में है कि मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार अमेरिका से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे क्या है?
निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? वो था मुफ्त कानूनी सलाह, ये बाद में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी। किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया? तो केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में समीक्षा यानी पुनरीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 52 है कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया? संघ और राज्य के संबंधों का जो उल्लेख है वो है 11 भाग 11 में। किसमें है? भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 55 10 अनुच्छेदों के बीच में इसका जिक्र मिलता है। आगे है कि यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे, यानी पहले राष्ट्रपति दे दे फिर उपराष्ट्रपति दे दे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा साथियों? देखिए, जब राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है, लेकिन यहां कहा गया दोनों रिजाइन दे दे यानी त्यागपत्र दे दे तो फिर कौन कार्य करेगा? तो उनकी जगह पे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। और ये भी नहीं उपस्थित होगा तो वरिष्ठ न्यायाधीश उनकी जगह लेगा। देखिए, व्याख्या में दिया गया है, क्या दिया गया है? 65 के अनुसार है, यदि मृत्यु हो, त्यागपत्र हो, ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यदि वो भी नहीं है तो उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। अब है प्रश्न संख्या 54। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, जनहित याचिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनहित याचिका। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो उच्च न्यायालय एएफटी के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती, यही वाला सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या कौन सा साथियों? 56। अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा बढ़ाकर कर दी गई है 49%। ये आपको करंट डाटा पढ़ना है, उस समय का पूछा गया। इसको याद करने से कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा, फिर भी देखते चलिए। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? वीपी सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, ये प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए? तो मालेगाम समिति। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है, मालेगाम समिति। प्रश्न संख्या 59 क्या है? प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? ये अच्छा प्रश्न है। प्रतिछाया बैंकिंग गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ये प्रश्न भी करंट का है। तो देखिए साथियों, इकोनॉमिक्स का आधे से अधिक प्रश्न तो आपको करंट अफेयर्स का उसमें पूछा जाता है, तो इसीलिए करंट अफेयर्स वाले प्रश्नों को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 61 की तरफ। 61 में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष कर है संपदा कर। प्रत्यक्ष कर क्या है? संपदा कर। आयकर हुआ, निगम कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता? जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब है, लेकिन ये नवीनतम आपको साथियों पढ़ने होंगे, बदलाव हुआ है। नेक्स्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है? 10 लाख रुपए। क्या है? 10 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ये प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है। पैन के प्रारंभ में आप सभी के पास पैन कार्ड होगा साथियों, तो आप देखेंगे पैन नंबर जब होगा तो इसमें 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK 7190K। इसमें P दर्शाता है। P क्या है साथियों? इसमें तो P आपको मिलेगा। P क्या होता है? P होता है व्यक्तिगत। P से तात्पर्य होता है व्यक्तिगत। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अब आपका साइंस का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा। अब साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान के प्रश्न है। पहले फिजिक्स के प्रश्न है, फिर केमिस्ट्री, बायो, सभी प्रश्न पूछे गए हैं।
और इन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगले वीडियो में हम पूरे साइंस के प्रश्न कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ यूपी स्पेशल के भी प्रश्न पूछे गए होंगे, उन्हें भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।